पूरा का पूरा चुनाव बहुत अच्छे से निकला और अंतिम चरण के चुनाव में एक रिएक्शन पैदा हुआ और ये रिएक्शन किसी और ने नहीं, घर के लोगों ने पैदा करवाया। और जो नेता भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों का विरोध करता हो, जो नेता आदरणीय अमित शाह जी की बात का विरोध करता हो और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को महत्व न देता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी डिसाइड करना है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो सोच समझ है, आपके मन में जो बात चल रही है, बिल्कुल ठीक है। ये वही लोग हैं और इनको सबक सिखाने की जरूरत है कि इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों का एनडीए में कोई असर नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार अब हमें बुला रहा है, महत्वाकांक्षाएं सबकी जाहिर सी बात है सीएम बनने की है। उपेंद्र कुशवाहा सर्विस रेस में है। आप लोग की पार्टी की तरफ से ये नहीं है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को भी सीएम प्रेजेंट किया जाए अब आने वाले वक्त में? देखिए, कोई भी पार्टी ये सपना देखता है कि उसका नेता बड़े पद पर जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हम गठबंधन धर्म के साथ चलने वाले लोग हैं। हमारे गठबंधन ने जब ये तय कर लिया है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जाएंगे, तो फिर इस इधर उधर की बात करना गठबंधन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के मामला जो है वो फिलहाल गर्म है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम हो या फिर बाकी जो घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के, वो अब मंथन का दौर शुरू कर रहे हैं अपना। वाल्मीकि नगर में 3 दिन का मंथन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की तरफ से थी और अब चूंकि मंथन खत्म हो गया है तो पटना पहुंच गए हैं। लेकिन उससे पहले जो उपेंद्र कुशवाहा बयान दिए कि एनडीए गठबंधन के अंदर ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो नरेंद्र मोदी की बात मानते हैं, ना जेपी नड्डा की बात मानते हैं और ना ही अमित शाह की बात मानते हैं। किसके तरफ इशारा है, मामला क्या चल रहा है, इस विषय पर बातचीत होगी। नितिन भारती सर हैं, प्रवक्ता हैं। सर, 3 दिन का बैठक चला, क्या निचोड़ निकला है 3 दिन की बैठक में आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्य रूप से 2 संदर्भ था। एक तो हमारी पार्टी के जो पुराने मुद्दे हैं उन सबको फिर से लोगों तक पहुंचाना और नए ताकत के साथ, नई सोच समझ के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करना। और दूसरी बात, जो विधानसभा चुनाव है तो निश्चित रूप से उस पर भी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग पूरी मजबूती से एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है 225 का, उस लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता पूरे तन मन से तैयार रहेगा और इस चुनाव की तैयारी में जाएगा। कितनी सीटें सर, कितनी सीटें कुछ डिसाइड हुआ है? देखिए, गठबंधन का जो विषय है, सीटों का जो विषय है, वो अब जानते हैं कि उसका प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है और उस प्लेटफॉर्म पर चर्चा चल रही है। और निश्चित रूप से जब एक अंतिम रिजल्ट तक लोग पहुंचेंगे, हमारे वरीय नेता पहुंचेंगे, तो आप तक भी इसकी आपके माध्यम से ही जनता को सूचना हम लोग देंगे। तो उसके लिए हम मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अभी आपने जो इस संदर्भ में एक बात कही, उसको मैं थोड़ा और एलोबरेट करना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि जो घटनाक्रम और इस सब की चर्चा करते हुए आप जब ये कह रहे थे, जिसमें आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी और इनकी बात नहीं मानी, किसके तरफ इशारा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुबाब यही है। इसी पंक्ति पर मीडिया के लोगों को, तमाम हमारे जो वोटर्स हैं उनको और राजनीति की समझ रखने वाले तमाम लोगों को इस लाइन को अंडरलाइन करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, लोकसभा चुनाव का जो अंतिम चरण था उसमें जो कुछ भी हुआ, विदाउट टेकिंग एनी नेम, किसी को नाम इंकित किए बगैर, हम लोग केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो गलतियां जानबूझकर की गई थी, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, जानबूझकर जो गलतियां की गई थी, जो गंदी और संकीर्ण राजनीति का मुजाहरा किया उन लोगों ने, उसके बाद की जो परिस्थिति पैदा हुई, पूरा का पूरा चुनाव बहुत अच्छे से निकला और अंतिम चरण के चुनाव में एक रिएक्शन पैदा हुआ और ये रिएक्शन किसी और ने नहीं, घर के लोगों ने पैदा करवाया और जिसका परिणाम हुआ कि हम कई सीटों पर हार गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत साफ कहा कि पूरे देश में हम लोग 400 सीट पर दावा कर रहे थे कि हम लोगों की सरकार बनेगी, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई कि किसी तरह से सरकार बनाने की परिस्थिति हुई। अब आप सोचिए कि अगर यही काराकाट का चुनाव पहले या दूसरे चरण में हुआ होता तो बिहार में कितना नुकसान हुआ होता। तो ये जो संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो नेता भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों का विरोध करता हो, जो नेता आदरणीय अमित शाह जी की बात का विरोध करता हो और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात
को महत्व न देता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी डिसाइड किसके करना है। तरफ इशारा है? पूर्व सांसद, पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, किसके तरफ इशारा है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना, ये बिहार है। बिहार में जब बातचीत होती है ना, तो सड़क चौराहे पर बात करने वालों को हमारे और आपसे ज्यादा राजनीति की समझ है। तो उन समझदार लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी जो सोच समझ है, आपके मन में जो बात चल रही है, वो बिल्कुल ठीक है। ये वही लोग हैं और इनको सबक सिखाने की जरूरत है कि इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों का एनडीए में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या उनका इलाज किया जाए। अच्छा, तो क्या नरेंद्र मोदी या अमित शाह, जेपी नड्डा तक ये बात नहीं पहुंच रही है? क्या इशारा नहीं समझ रहे हैं वो, बावजूद उसके एक पद पर वो अभी भी विराजमान है, जैसा कि आप इशारा कर रहे हैं जिनकी तरफ? देखिए, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं। जी। अगर माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात नहीं पहुंची होती, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ अन्याय किया गया है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन का परिणाम ये नहीं निकलता कि राज्यसभा में भेजे गए। हमारे ये जो राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, इसका चयन कैसे होता है? विधानसभा में हमारी संख्या होती है, उसके आधार पर होता है। आरएलएम का तो एक भी विधायक नहीं है, तो फिर ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका कैसे मिला? इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। आत्ममंथन हुआ भारतीय जनता पार्टी में और तब जाकर यह निर्णय, ये कोई खैरात नहीं बांटी गई है, ये हमारा अधिकार हमें दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो अन्याय हुआ, उसका एक तरह से क्षमा याचना है जो हमारे गठबंधन ने किया है, और हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया, इसलिए गठबंधन में बने हुए हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा ने या फिर आपकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के कानों तक नहीं पहुंचाई कि वैसे लोगों को हटाइए बिहार में जो आपका ही खेल बिगाड़ रहे हैं? 400 पार आप कह रहे थे, सीटें कम हो गई, आपका खेल बिगाड़ रहे हैं, वही हाल तो विधानसभा में भी होगा, नुकसान तो झेलना पड़ जाएगा। रत्नेश जी, आपको अपना नाम पता है? मैं आपको बताऊं कि रत्नेश जी, आपका नाम रत्नेश जी है, कैसा लगेगा? जो बात सबको पहले से पता है, उसको हमको अलग से बताने की क्या जरूरत है? मैं तो यही कह रहा हूँ, यही हमारे नेता की ताकत है। हमारे नेता की ताकत को बतलाने के लिए हमारे पास शब्दों की जरूरत नहीं है। इस देश प्रदेश की जनता ने उसी दिन घंटे 2 घंटे में बता दिया कि हमारे नेता की ताकत क्या है। और हम लोगों के कहे बिना वो सेल्फ जो उन लोगों ने काम किया, उस 1 जून के दिन पूरी गतिविधि जो हुई और 4 जून को उसका जो परिणाम निकला, उससे स्पष्ट है कि हमारे नेता की ताकत क्या है। तो विधानसभा में कैसे आप इस, मतलब मान लीजिए कि एक जिम्मेदारी भी आप लोगों की बढ़ गई कि भाई डैमेज हुआ है, उस डैमेज को कंट्रोल करना है, यात्रा भी सर शुरू कर रहे हैं, शाहाबाद के क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस है, तो इस बार बचाने की जिम्मेदारी है शाहाबाद की। देखिए, ये कोई यात्रा नहीं है, ये महारैली की जा रही है। और शुरुआती दौर में जैसा सर ने कहा है कि शाहाबाद में चूंकि जो संकीर्ण राजनीति और गंदी राजनीति जिस धरती पर की गई है, वहीं से उसको ठीक करना जरूरी है, इसलिए शाहाबाद का चयन किया गया है। और शाहाबाद हमारी ताकत है, हमारी आत्मा है, हमारी शक्ति है, और इसीलिए हम अपनी हर एक चीज की शुरुआत वहीं से करना चाहते हैं। और उसके बाद जो दूसरे चरण में हम लोग मुजफ्फरपुर की जाएंगे और फिर आगे के कार्यक्रमों को हम लोग करेंगे। और हमने इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा है? संवैधानिक अधिकार नाम रखा है। संवैधानिक अधिकार और परिसीमन में सुधार। और ये परिसीमन किसके लिए, किसके हक की बात की जा रही है? उन्हीं शोषित वंचितों की बात की जा रही है जिसकी लड़ाई हमारे नेता पिछले 30-40 साल से लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ना, ये केवल सामान्य वर्ग का नुकसान नहीं हो रहा है, ये एससी एसटी समुदाय का भी नुकसान हो रहा है। और इसके साथ जब आगे परिसीमन, जब ये नया कानून महिला आरक्षण का आएगा, तो उस पर भी उसी तरह का, क्योंकि 33% तो टोटल संख्या के आधार पर होगा ना। उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति की जो निर्धारित संख्या है, वो भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर तय होती है। तो जैसे ही टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से बाकी लोगों का भी होगा। और आप देखिए इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है। एक क्षेत्र में एक लोकसभा सांसद को 5 करोड़ रुपया साल का दिया जाता है। यदि एक क्षेत्र में जहां 30 लाख लोगों के लिए एक सांसद है, साउथ में 10 लाख लोगों के ऊपर एक सांसद है, यानी 10 लाख लोगों के ऊपर 5 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, तो यहाँ बिहार के 30 लाख लोगों के ऊपर 5 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। तो हमारा अंतर ये इस तरह से समझना पड़ेगा, यानी कि हमारा हक 3 सीटों यानी 15 करोड़ का है और हमको मिलता है 5 करोड़ सांसद निधि का फंड। ये है असली बात समझने की। और उसी तरह से जब आप SC ST OBC जितने भी समुदाय हैं,
ये आरक्षण क्यों दिया जाता है? उस पर्टिकुलर क्षेत्र की संख्या, जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। तो उस जनसंख्या को उसका हक कैसे मिलेगा? यदि मान लीजिए कि एसटी समुदाय के लिए, एससी समुदाय के लिए वहां संख्या 4 होनी चाहिए और वो 2 मिल रही है, तो वो वहां पर 4 अगर मिलती तो 20 करोड़ रुपया जाता, और अभी 2 संख्या है तो वहां 10 करोड़ रुपया जा रहा है। तो 10 करोड़ रुपया का नुकसान किसका हो रहा है? हमारी अनुसूचित जाति जनजाति का हो रहा है। उसी तरह से महिलाओं के आरक्षण का विषय है। तो कुल मिलाकर सर ने जो ये आवाज उठाई है, पूरे देश में हमारी पार्टी और हमारे नेता पहले हैं जिन्होंने इस विषय को उठाया है, और इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने नेता का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न है, चिराग पासवान ने कहा कि बिहार अब हमें बुला रहा है, महत्वाकांक्षाएं सबकी जाहिर सी बात है सीएम बनने की है, उपेंद्र कुशवाहा सर भी उस रेस में है। आप लोग की पार्टी की तरफ से ये नहीं है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को भी सीएम प्रेजेंट किया जाए अब आने वाले वक्त में? देखिए, कोई भी पार्टी ये सपना देखता है कि उसका नेता बड़े पद पर जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम गठबंधन धर्म के साथ चलने वाले लोग हैं। हमारे गठबंधन ने जब ये तय कर लिया है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जाएंगे, तो फिर इस इधर उधर की बात करना गठबंधन धर्म के विरुद्ध है। लेकिन हमारी कल्पना ये जरूर है कि इस गठबंधन में यदि नीतीश कुमार जी के बाद कोई सबसे बड़ा चेहरा है जो इस समीकरण को, इस पूरे बिहार के विकास की यात्रा को इसी गति से अच्छे तरीके से आगे ले जा सकता है, और उसके साथ 30-40 साल का जो राजनीतिक संघर्ष का इतिहास है, जो अनुभव है, उसके आधार पर विकास की यात्रा और द्रुत गति से और तेजी से आगे बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि एक चेहरा जो सबसे बड़ा है इस प्रदेश में, उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। चिराग पासवान नहीं है? चिराग पासवान भी, देखिए मेरा ये कहना है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के अनुभव में तो काफी दिनों का अंतर है, और उनके पास समय भी बहुत ज्यादा है। मुझे केवल इतना कहना है कि हर नेता की अपनी क्वालिटी होती है, हर नेता की अपनी पहचान होती है। जिस तरह से बिहार को उस दुर्दिन से बाहर निकाला आदरणीय नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी ने, जितना श्रम नीतीश कुमार जी का है उतना ही श्रम उपेंद्र कुशवाहा जी का भी है, इसलिए उचित सम्मान दोनों का होना चाहिए। हमने तो केवल इतनी बात कही है, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है तो फिर इधर उधर की बात करनी नहीं चाहिए किसी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो नितिन भारती सर थे, बातचीत हो रही थी इनके पार्टी और बिहार के एनडीए गठबंधन में चल रहे तमाम गतिविधियों पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में डालिए। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए जा रहे नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप का लिंक भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।